अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मेरा नाम फैसल सलीम है। मैं स्कोप्स कॉलेज की जानिब से आपके लिए एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ पिछले ट्यूटोरियल की तरह ये ट्यूटोरियल भी आपको पसंद आएगा। चलें चलते हैं अपने न्यू ट्यूटोरियल की जानिब। ले जी, आज का हमारा टॉपिक है जी टोटल अटेंडेंस शीट। ठीक है नहीं कि अटेंडेंस शीट हमने किस तरह उसको मैनेज करना है और किस तरह हम स्टूडेंट्स को बताएंगे कि उन्होंने एलिजिबल हैं वो एग्ज़ाम में बैठने के लिए या नहीं है। ठीक है, अटेंडेंस वैसे तो मंथली वाइज बनती है। मंथ में जितने दिन होते हैं वो हम डेली बेसिस पे लगते हैं। प्रेजेंट, लीव, एल या पी। ठीक है, प्रेजेंट या लीव या एब्सेंट इस हिसाब से लगती है। एब्सेंट, हाँ एब्सेंट कि वो आज आया नहीं है बंदा। ठीक है, लीव का मतलब होता है कि उसकी लीव दे दी है, वो प्रेजेंट में ही कंसीडर होती है क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया हमको कि हम आ नहीं सकते। वो प्रेजेंट में ही लिमिट होती है ना। हाँ लिमिट होती है। हाँ वो सारी बात है, उस चीज़ की होगी, लिमिट्स होगी। लेकिन अगर कोई बंदा बता देता है कि उसके लिए फिर वो फ़ायदेमंद साबित हो जाता है कि एग्ज़ाम्स में उसको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे देते हैं। ठीक है ना जी। तो इसमें मैंने वैसे तो 30 दिन की होती है लेकिन मैंने 10 दिन की बना दी है। ठीक है ना, इसको हम शुरू करते हैं। इधर रोल नंबर में लिखता हूँ जी 1 2। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद ऑटो फिल से इसको मैं कर देता हूँ 10 रख लेते हैं। ठीक है ना, इधर मैं नेम लिख देता हूँ जी। सब नेम मैं इधर लिख लूँगा जी। और अली लिख लिया मैंने, फुरकान, सुबहान, रमीज़, आगे इदरीस, सरफराज। ये मैंने लिख लिया। अगर मैं इधर रैंडमली लिख लूँगा कोई चीज़ कि ये रैंडमली मैं लिख लूँगा क्योंकि वैसे तो डेली बेसिस पे आप उसको लिखते जाएंगे। इधर हम हाँ इधर हम रैंडमली बना देंगे। ठीक है ना, तो आपको पता है कि वैसे ही पी ज़्यादा होंगे हमारे, प्रेजेंट हमेशा ज़्यादा ही होगी ना कि लीव कम होगी। जारी बात है 30 दिन में से अगर ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टियाँ की होंगी वो 10 दिन की होंगी छुट्टियाँ ज़्यादा से ज़्यादा भी 20 दिन तो आया होगा ना, फिर भी उसको हम पी ज़्यादा है उसके, इसलिए हम रैंडमली पी को ज़्यादा लिख लेंगे। ठीक है, जल्दी करने से इस तरह हम कर सकते हैं। इस तरह हम इसको फिल कर लेंगे। ये हम इसका फार्मूला भी होता है कि रैंडम का एक फार्मूला होता है। रैंडम का मतलब पता है ना आपको? मिसाल के तौर पर रैंडम का मतलब होता है कि मेरे पास कोई चीज़ है, 10 चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है ना, एक ही चीज़ है वो 10 पीस उसके पड़े हुए हैं। ठीक है, अब मैंने उस माल को चेक करना है। ठीक है ना, तो मैं उसमें रैंडमली चेक कर लूँगा। पहला पीस चेक कर लिया, 5वां पीस चेक कर लिया, 7वां पीस चेक कर लिया। ठीक है ना, रैंडमली चेक कर लिया, उसको रैंडम कहते हैं। ठीक है ना, उसका फार्मूला रैंडम का फार्मूला होता है लेकिन वो हम लगाएंगे नहीं, वो सही काम नहीं करता। रैंडम का फार्मूला होता है जी, मैं उसको पी और ए दे दूंगा और ये उसको मैं इधर से लेकर इस एरिया को मैं उसको दे दूंगा कि इस एरिया में पी और ए रैंडमली लिख दे। ठीक है ना, वो पी और ए इसको रैंडमली लिख देगा कि अपनी मर्जी से पी, जिस तरह मैंने ये इस तरह लिख देगा। अगर मैं गिनती इसको दूंगा जी 1 से लेकर 100 तक, इतने एरिया में लिख दे। 1 से लेकर 100 के सेक्टर में जितनी गिनती होगी ना वो रैंडमली लिख देगा। यानी कि फार्मूला बनाने के लिए अक्सर वो यूज़ करते हैं कि मुझे लिखनी ना पड़े कोई शीट, वो खुद जनरेट कर दे। उसका फ़ायदा भी है लेकिन नुकसान है। नुकसान ये है कि जब हम फार्मूला लगाते हैं ना तो पीछे रकम खुद ब खुद चेंज होती रहती है। मसलन रैंडमली जो चीज़ है ना वो बदलती रहती है। अगर हम मैनुअल लिखेंगे तो वो बदलेगी नहीं। हाँ ये मैनुअल लिखा हुआ है, इसका मैनुअल लिखना चाहिए। हाँ
रैंडमली का वो शॉर्टकट होता है कि जल्दी जल्दी आपने काम करना है, इसको रैंडमली यूज करिए, वैल्यू चेंज हो जाती है पीछे। हाँ जी, ये देखिए मैंने इसको रैंडमली लिख दिया। अब मैंने टोटल अटेंडेंस इसकी निकालनी है। टोटल अटेंडेंस निकालने के लिए हम इसका फार्मूला लगाएंगे जी, काउंट वाला फार्मूला इसमें लगेगा जी, इज इक्वल टू COUNT काउंट इफ, ठीक है ना। इफ का जान नहीं आपको, इफ ने नहीं छोड़नी आपकी जान, इफ यूज होना ही होना वहाँ, क्योंकि इफ की आप कंडीशन नहीं समझे, इफ वो हर फार्मूले में इफ लाजमी यूज हो, ठीक है ना। कह लें कि ये फार्मूले को मदद देता है, खुद फार्मूला कह लें या फार्मूले को बढ़ाने के लिए भी है, हाँ, दूसरे फार्मूलों में भी मिलता है। हाँ मिलता है आपको, उसमें आपको मदद देगा ये। तो ये काउंट इफ लिखा मैंने आगे, ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दिया जी पास सेलेक्ट करूंगा मैं, जैसे ये मैंने पास सेलेक्ट कर दिया। पास सेलेक्ट करने के बाद मैं कोमा डालूंगा। मैं कहता हूं जी काउंट इफ। काउंट इफ का मतलब है कि इनमें से गिनती करे किस चीज़ की। अगर मैं इन्वर्टेड कोमा में लिखूंगा जी पी की, अगर मैं इधर ए लिख दूं फिर वो ए उठा लेगा, हाँ एब्सेंट की करेगा, बिल्कुल सही। इसको मैं बंद कर देता हूँ, एंटर करूंगा। उसने मुझे बता दिया जी कि 10 दिन में से पी, इस 10 खानों में से पी 9 दफ़ा आया, यानी कि जो पहला फैसल लड़का है इसकी 9-10 में से 9 अटेंडेंस। हाँ जी 9 अटेंडेंस हैं, बिल्कुल सही है कि उसने काउंट कर लिया पी वाले को, ठीक है ना। अगर मैं ए वाले को लिखूंगा फिर वो इधर लिख देगा ए, एब्सेंट बता देगा, ठीक है। अब ये इधर कंडीशन है थोड़ी सी, मैं इस हिसाब से इधर अब मैं चेंज कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर ये 10 हो गया, इधर मैं ये कर लेता हूँ। अच्छा, फार्मूले का ये भी फ़ायदा है कि अगर एक दफ़ा आपने लगा दिया ना तो बाद में अगर पीछे वैल्यू चेंज करेंगे तो वो भी कैलकुलेशन खुद ही चेंज करता रहेगा। फार्मूला हाँ ऑटो है, ऑटो बिल्कुल ऑटो। इसमें भी हमने लीव वगैरह तो लिखा नहीं, लीव या फिर वो लीव प्रेजेंट में आ जाता है। अच्छा ठीक है, फार्मूले में नहीं लगेगा, ठीक है। ये मैंने रैंडमली लिख दिया कि किसी को ज़्यादा कर दिया, किसी को मैंने कम कर दिया। अगर कोई बंदे ने लीव दे दिया तो मैं उसका पी लगा दूंगा। हाँ प्रेजेंट में एक ही शीट बनी है, वो प्रेजेंट में आ जाएगा। लीव का मतलब ये होता है कि उसने इन्फॉर्म कर दिया, इन्फॉर्म इस बिहार पे किया कि उसकी कोई मजबूरी है, इस हिसाब से उसने छुट्टी की है, तो उसको हम पी में ही लिख दें, कंसीडर करते हैं। यानी कि अगर वो कंपनी का बंदा है हाँ तो उसको अगर पे भी मिल जाएगी, हाँ उसमें मिल जाएगी। हाँ वो चाहे स्टूडेंट हो चाहे कंपनी का, अगर लीव उसने बता के छुट्टी किया तो उसको वो कंपनी ने रूल्स रखे होंगे ना कि इसमें उसको अगर लीव से वो अबव जा रहा है, ठीक है ना, इंक्रीज कर रहा है, ज़ाहिर बात वो ऑप्शन में चले जाएगा फिर। तो फिलहाल तो हम इधर इसका स्टूडेंट का देख रहे हैं, ठीक है ना। 2 कंडीशनें इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब हमने परसेंटेज की निकालनी है। परसेंटेज किस तरह निकलेगी इसकी मुख्तलिफ निकलेगी वैसे तो बताओ। परसेंटेज वैसे निकल तो दिए वो जैसे अगर किसी नंबर्स की निकालनी है तो हाँ हाँ तो जितने हमने जिसकी निकालनी तो उसको ऊपर रखते हैं, टोटल में डिवाइड करके ज़रूर 200 कर देते हैं। अच्छा इस तरह निकलेगी। हाँ 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 नहीं इधर हम करेंगे जी, इसको हम ज़रब देंगे मेरे ख्याल में। क्या करना है, अटेंडेंस की परसेंटेज हमने निकाली है, 10 पे डिवाइड करना है। नहीं इसको 10 कुछ होगा, 9 डिवाइड बाय 10 टोटल अटेंडेंस वाला लेते हैं ना, टोटल को लेना है S8 डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड 10 और ज़रब कर देंगे हम 100, 90 ठीक है। इसको हम कर देंगे जी, ये हमारी परसेंटेज है कि परसेंटेज के अब इसका काम इधर ख़त्म हो गया, परसेंटेज का काम आगे चलेगा, ठीक है। जो एलिजिबिलिटी बनती है वो परसेंटेज के ऊपर बनती है, ठीक है ना। इधर मैं लिखता हूँ जी एलिजिबिलिटी फॉर एग्ज़ाम, इसके लिए फार्मूला में इफ़ वाला यूज़ करूँगा, इज इक्वल टू इफ़। इसके अलावा भी कोई एलिजिबिलिटी मिलता है नहीं, वो कंडीशन ही कोई नहीं बनती। इफ़ अगर, ठीक है, वो कंडीशन ही कोई नहीं बनेगी। अगर मैं लिखता हूँ जी परसेंटेज वाला खाना मैं सेलेक्ट करूँगा जी सेल 8, ठीक है जी, बड़ा है, हाँ जी T8 लिखा है, T8 बड़ा है 60 से या 70 कर देता हूँ,
ठीक है ना। 70 से कोमा डाल के इन्वर्टेड कोमा में अलो ये अलाउ है। अलाउड लिख देते हैं, Allowed। ठीक है ना। अगर मैं कोमा डाल के, ठीक है ना, नॉट अलाउड लिख दूँगा, इन्वर्टेड कोमा में नॉट अलाउड। इसमें दो कंडीशनें लग सकती है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि हर फार्मूले के दो तरीक़ेकार होते हैं। इसको अगर हम लेंथी करेंगे तो फिर आ जाएगा, इधर मैं लिख दूंगा कोमे के बाद बड़ा है, फिर आप कर देंगे 60 या 60 से। हाँ, ब्रैकेट शुरू करूंगा, फिर मैं लिखूंगा जी कि इफ़ T8 छोटा है 60 70 से, छोटा है 70 से, इधर नॉट अलाउड। इधर मैंने इसको डायरेक्ट दे दिया, ठीक है ना। दो तरीक़ेकार इसका हो सकता है। इसको मैं एंटर कर देता हूँ, ये थोड़ा शॉर्टकट हो जाता है। शॉर्टकट हो जाता है, ऑटो है। ले 50 है, 70 से कम है, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, 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 आउट, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। ये अटेंडेंस का फार्मूला है जिसमें, ये कंप्लीट फार्मूला हो गया हमारा।